छोटे छोटे द्वीपीय देश पढ़े हैं वो किसके बारे में पढ़ लिया था? जापान के बारे में तो पढ़ लिया था। इसको प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है, निप्पॉन कहा जाता है, सुकुमार भी कहते हैं, फूलों का देश, द्वीपों का देश, भूकंपों का देश, कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे नीचे यहां जो देश आता है, इस देश का नाम है फिलीपींस। और फिलीपींस की बात करें बेटा तो इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी बेटा? मनीला है। अब आपको दो बातें विशेष ध्यान से सुननी है। वैसे तो हम लोग कृषि में चर्चा कर चुके हैं कि फिलीपींस को चावल की जन्म भूमि माना जाता है बेटा। फिलीपींस जो है वो चावल की जन्म भूमि कहलाता है। जब हमने चावल पढ़ा था बेटा तो इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, लेकिन हमने पढ़ा कि चावल की जन्म भूमि कौन है? फिलीपींस है। लेकिन एक रूस का भूगोलवेत्ता है जिसे कहा जाता है रूसी बेबिनोव, और रूसी बेबिनोव जो है ये चावल की जन्म भूमि किसे मानते हैं बेटा? भारत को माना जाता है। रूसी बेबिनोव के अनुसार चावल की जो जन्म भूमि है वो भारत है, लेकिन वैसे सामान्य पूरे विश्व में किसको कौन प्रसिद्ध है? फिलीपींस प्रसिद्ध है। और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है बेटा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है बेटा? मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस के पास में एक द्वीप आता है यहां पर, और उस द्वीप का नाम है बेटा गुआम द्वीप। यहां एक द्वीप आता है और इस द्वीप का नाम है गुआम द्वीप, और इसी गुआम द्वीप के निकट में अवस्थित है प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त? मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना जो गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। गर्त आप लोग जानते हो कि महासागर जो होते हैं, आपने राजा भारत के भौतिक प्रदेश जब हम लोगों ने पढ़े हैं तो हमने सारी स्थल आकृतियों की चर्चा की थी। चाहे उसमें नित्तल का मैदान हम लोगों ने पढ़ा था, महाद्वीपीय निमग्न तट हम लोगों ने पढ़ा था, महाद्वीपीय ढाल पढ़ा था हम लोगों ने। सारी चीजें पढ़ाई गई थी आपको या नहीं पढ़ाई गई? इतना ही याद नहीं है? हाँ, तो देखो महासागरों के नीचे वाले तल में बेटा, ये ध्यान से सुनना, महासागरों के नीचे वाले तल में अगर जो कोई गहरा भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? गर्त या खाई कहते हैं बेटा। महासागरों के नीचे वाले तल में ऊपर वाला जो पानी की सतह होती है ना बेटा, जैसे कि ये ऊपर वाली पानी की सतह है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सी लेवल कहते हैं, समुद्र तल कहते हैं इसे। लेकिन नीचे वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? अपने नितल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? नितल कहा जाता है। तो महासागरों का जो नीचे वाला तल होता है उसके अंदर जो गहरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है बेटा। कई जगह 11,033 मीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन वो जो अपने इससे ज्यादा की बात करते हैं तो इस गर्त के अंदर भी एक गर्त है बेटा। इस गर्त के अंदर भी एक गर्त है जिसे क्या कहा जाता है? खंदक कहा जाता है। गर्त के अंदर भी अगर कोई और गहरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? खंदक कहते हैं। तो यहां पर एक खंदक है जिसका नाम है चैलेंजर गर्त। चैलेंजर चैलेंजर गर्त। तो आप सॉरी खंदक लगेगा ना आगे इसके, खंदक। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कितना गहरा है? 11,022 मीटर। और मेरियाना गर्त के अंदर जो खंदक पाया जाता है वो कौन सा खंदक है? चैलेंजर खंदक। तो आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा खंदक कौन सा है तो आपको बताना है चैलेंजर खंदक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो आपको बताना है मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कितना गहरा है बेटा? ये 11,022 मीटर है ये। ठीक है बेटा, तो क्या आपको लगता है कि इतना गहरा कोई मनुष्य जो है वो जा सकता है? 11,033 मीटर की गहराई में जाना और वहां से वापस आ जाना, वापस संभव हो सकता है बेटा? हाँ,
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे लोग क्या है इसको छू के नीचे वाले वो और वापस आ चुके, मतलब लोग ऐसे तो है ना, वैज्ञानिक जो खोज हो रहे हैं उसी के हिसाब से इसका ज्यामितीय वक्र होता है, उसके आधार से हम लोग क्या करते हैं समुद्र के नीचे वाले तल की स्थल आकृतियां देखते हैं, तो ये यंत्रों के माध्यम से होता है। तो अब आप लोगों को मैंने बताया कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। चावल की जन्मभूमि फिलीपींस को माना जाता है, जबकि रूसी बेबिनोव के अनुसार चावल की जन्मभूमि कौन है, भारत को माना जाता है, क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है लोथल गुजरात में, और वहां से चावल के दाने के क्या मिले, अवशेष मिले। और भी कई अंदाजे लगाए जाते हैं बेटा कि वहां से जो चावल का दाना मिला है वो आधा जला हुआ है, लोथल से जो चावल का दाना मिला है वो आधा जला हुआ है। इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे और हवन सामग्री में चावल का उपयोग किया जाता था। ये साक्ष्य जो आपको लोथल से मिलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। तो ये सबसे पुराने जो चावल के साक्ष्य के आधार पर रूसी बेबिनोव कहता है कि चावल की जन्मभूमि कौन है, भारत है, लेकिन माना किसको जाता है, फिलीपींस को। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में, और अपना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में है बेटा, ठीक है। और राजस्थान का आपको पता ही है बांसवाड़ा में है। इसके बाद में बात करें बेटा इसके नीचे की तो यहां हम लोग पढ़ेंगे बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप की विशेषता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ये, आप लोगों को याद रखना है बेटा ये बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है, 3 देशों का अधिकार है। एक जो देश आता है इस देश का नाम है ब्रुनेई, दूसरा जो इसका देश आता है उसका नाम है मलेशिया, और तीसरा जो इसमें देश आता है वो है इंडोनेशिया। तो ये इस पर 3 देशों का बेटा अधिकार है, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से देश हो जाएंगे बेटा, एक तो मलेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा। अब इसके नीचे अनेकों द्वीपों पर बसा हुआ है कौन, इंडोनेशिया। विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ देश है, और इन द्वीपों का एक लगातार या कंटिन्यू क्या है, एक समूह है, और इसी समूह के कारण इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इंडोनेशिया अनेकों द्वीपों पर बसा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहा जाता है। तो 3 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं द्वीपों के, तो उनमें कौन कौन से 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ा है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। डेनमार्क को विश्व की दूध की नगरी कहा जाता है, विश्व की दूध नगरी किसे कहा जाता है, डेनमार्क को। राजस्थान में दूध नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर करता है बेटा, लेकिन दूध नगरी भीलवाड़ा कहलाती है। लेकिन विश्व में अब बात करें तो दूध उत्पादन में कौन सा देश है, भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। आपके 2nd ग्रेड के सिलेबस में भी था और 3rd ग्रेड में भी है, डेयरी उद्योग वाला, डेयरी उद्योग आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है बेटा। जब उसकी चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा कि विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है वो वर्तमान में कौन है, भारत है। इससे पहले कौन था, अमेरिका था, है ना बेटा, इससे पहले कौन था, अमेरिका। और आपने सुना होगा HF होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल है जो विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, जिसको अपने अमेरिकन गाय कहते हैं, ठीक है बेटा। वो उसने एक ब्यांत मतलब एक जो पूरा दूध देने का टाइम पीरियड होता है उसमें 20,000 लीटर दूध देके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कहां की है, अमेरिका की है, लेकिन भारत सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। डेनमार्क को विश्व की दूध नगरी कहा जाता है, ठीक है। ये कई प्रश्न यहां पर आप लोगों को बता रहे। तो हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है। लेकिन आप लोगों को फिर मैंने एक बात पढ़ाई है कि भी विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप, जिस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, सोनवाल जनजाति निवास करती है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ओके, दूसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहां पर इसका एक द्वीप आता है मलक्का द्वीप। मलक्का द्वीप, और मलक्का द्वीप को गरम मसालों का द्वीप कहा जाता है। मलक्का जो द्वीप है इसे क्या कहा जाता है बेटा? गरम मसालों का द्वीप कहा जाता है। इन द्वीपों की खोज के लिए विभिन्न भूगोलवेताओं ने यात्रा की और पश्चिम से इसका जो मार्ग जो है वो खोजा गया था द्वीपों के लिए। यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने पश्चिमी मार्ग से इन द्वीपों की खोज की थी। गरम मसालों का द्वीप कहलाता है कौन सा? मलक्का द्वीप। इसके बाद में बात करें इंडोनेशिया का एक और द्वीप आता है बेटा, जिसे क्या कहा जाता है? बाली द्वीप कहा जाता है। और बाली द्वीप के लिए एक नाम प्रसिद्ध है, बाली द्वीप को हिंदुओं का द्वीप कहते हैं बेटा। बाली जो द्वीप है इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का द्वीप कहा जाता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि G20 सम्मेलन, ग्रुप 20, ठीक है बेटा, G20 सम्मेलन आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसकी 2022-23 की अध्यक्षता जो है वो कौन से देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई। तो इसका एक बैठक जो है इसी बाली द्वीप पर आयोजित हुई थी। ठीक है बेटा, ये G20 सम्मेलन की एक जो बैठक है वो कहां पर हुई थी? बाली द्वीप में हुई थी। और बाली द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। और इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का द्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे बेटा कि हम लोग यहां पर ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है जावा द्वीप। जावा द्वीप। और जावा द्वीप की विशेषता है भी देखो, कई सारी बुक्स में अलग अलग दे रखा है इसको। जावा द्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, ये आपको याद रखना है। कई बुक्स में इसको जनसंख्या घनत्व भी लिख रखा है, लेकिन ध्यान से सुनना कि ये जावा द्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है बेटा। और अब देखो, छोटा सा द्वीप है, छोटा सा ऐसे मान लेते हैं कि ये द्वीप है, और अगर इसकी आकृति हम लोग देखेंगे बेटा कि इस प्रकार से कि ये किसके जैसा छोटा सा द्वीप है, और इस पर बहुत सारी क्या रहती है बेटा? जनसंख्या रहती है। तो इस प्रकार ये कैसा नजर आता है बेटा? मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा नजर आता है। इसलिए इस जावा द्वीप को क्या कहा जाता है बेटा? मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता कहा जाता है इसे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो इसके पास में अवस्थित है एक द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इसके पास में अवस्थित है सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा जो द्वीप है ये विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला द्वीप है बेटा। तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व में जो द्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अब आप प्रश्न देख लो, आप लोगों को कहां से पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपके 2022 वाला जो पेपर हुआ था 25 सितंबर को, है ना? 25 सितंबर को हुआ था क्या? 25 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मोनाको। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया। तो देश और महाद्वीप दोनों आप लोगों को पता है भी। इसका माना जाता है कि लगभग 36,000 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। हमारा दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 11,320 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना बेटा कि ये आपके पेपर में प्रश्न कब पूछा गया था? 2022 वाले में, इसी जनसंख्या को चर्चित। देखो, अब की बार आप लोगों ने यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो आप लोगों ने काफी लोगों के नाम सुने होंगे। एक जो दिव्य दृष्टि सर की भी जो विकास दिव्य कीर्ति सर है उनकी भी वीडियो आई थी, उनके जितने भी सिलेक्शन हुए थे आप लोगों ने देखे होंगे। तो उनसे इंटरव्यू में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि भाई उनकी कोचिंग से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनमें एक लड़की है, पता है हरियाणा की है मेरे ख्याल से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो उसका जब इंटरव्यू प्रैक्टिस चल रही थी तो उनसे यही प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में पहले सबसे पहले जनसंख्या के अंदर मतलब चीन आ रहा है, लेकिन अब वर्तमान में इसके आंकड़ों के बारे में कुछ पता है तो आप बताइए भी जनसंख्या को लेकर। तो देखो, जनसंख्या को लेकर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार आपके प्रश्न आया था कि विश्व के जनसंख्या के आधार पर देशों का अवरोही क्रम आपको बताना था। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा। तो आपको याद रखना है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? इसलिए इसे क्या कहते हैं?
मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। लेकिन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है और महाद्वीप कौन सा है? अपने राज्य कौन सा है? बिहार। सुमात्रा। अब इसके बाद में बेटा हमको बात करनी है, यहां पर हमारा आ जाता है ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार तो भारत का भाग है बेटा, और ग्रेट निकोबार और ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। इसके मध्य जो चैनल आता है इसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रांड चैनल। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ग्रांड चैनल कहा जाता है इसे, ग्रांड चैनल कहते हैं। और इन दोनों के पास में जो जल संधि आती है उसे कहते हैं सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। अब आपसे पूछा जाए सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य है, तो आपको बता रहे सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रांड चैनल किन किन द्वीपों को अलग करता है, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। और यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा, तो देखो इससे ऊपर हम बात करें तो मलेशिया वाला जो हिस्सा है, मलेशिया वाला जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसका इधर और बना देते हैं मलेशिया का। तो ये जो मलेशिया वाला हिस्सा है, इनके बीच में जो एक जल संधि आती है उसका नाम है मलक्का जल संधि। एक बार वापस से पूरा रिपीट करेंगे बेटा। देखो बात अपने को करनी है, कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? जापान के बारे में। तो जापान को पढ़ने के बाद में आज अपने पढ़ेंगे फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस जो है इसकी राजधानी कौन सी है बेटा? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी, अरे मनीला किसकी राजधानी है? अरे आप लोग पीटीआई हो, आपसे बोला जाता ही नहीं है, क्या हो रखा है सबको? ये जाग रहे हो सारे? और आप कमांड और दोगे ग्राउंड में ना? अरे बताओ फिलीपींस की राजधानी? नाम की पीटीआई हो है ना? वो ऐसे डिग्रियां मिलती है वो तो नहीं है सबके पास, कहीं ऐसे जाना नहीं पड़ता, ऐसे करके बस डिग्रियां ले रखी है। तो उतरते हो क्या ग्राउंड में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो चावल की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? अरे चावल की जन्मभूमि फिलीपींस, ठीक है। और रूसी बेबिनोव के अनुसार चावल की जन्मभूमि? भारत को किस आधार पर चावल की जन्मभूमि मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है लोथल, और लोथल का है गुजरात में। क्या मिले वहां से? चावल के अवशेष। और वो जो चावल का दाना मिला है वो आधा, अरे जले हुए चावल। पहली बात तो आप लोग एक ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? अपने हनुमानगढ़ क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो जब अपने चावल को निकाल रहे होते हैं तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं है, चावल है, ये खेत में बहुत सारी बिक्री हुई होती है। तो क्या अपने को 2 महीने बाद या एक फसल 6 महीने के बाद में या 1 साल बाद में वहां से कोई चावल का दाना या गेहूं का दाना मिलता है क्या? तो हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई 5000 साल पुराना चावल का दाना दाने हो सकते हैं लेकिन दाना मिला है, मतलब एक दाना मिला है। कितना पुराना है वो? 5000 साल। अब चावल का कितना तो बड़ा दाना होता है, ये भी बड़ा है। और वो चावल का दाना इतना सा मिला है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चावल उगाए गए। ये इतनी बात तो चलो लिख दी तो ठीक है, चावल से परिचित थे, ये बात भी ठीक है। अब उसको आधा जला हुआ है, वो इतना सा तो है, उसमें भी लॉजिक लगा रहे हैं कि आधा जला हुआ है, चलो ठीक है, उस ये इतने तक ही चलो ठीक है मान लेते हैं। अब उस पर भी अनुमान लगा दिया कि अच्छा इसका मतलब है कि हवन सामग्री में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल का उपयोग। और एक तो यूपीएससी 2017 का मेरे ख्याल से प्रश्न है या 15 वाली का होगा कि भी वह ईंट कहां से प्राप्त हुई है
जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है। हाँ, तो अब देख लो इतिहास जो है उसको कितना बढ़ाया गया है। तो अब कौन देख रहा था उस समय भी बिल्ली भाग रही है, पीछे कुत्ता भाग रहा है। और ये स्थान है बेटा कौन सा, चन्हू दड़ो। कहां से प्राप्त हुई है वो ईंट, कोई ईंट मिली होगी बेटा ऐसे, और ईंट से ऐसे कोई 3 लाइनें होगी उस पर, तो लगा दिया कि अच्छा ऐसे इतनी स्पीड में किसका जैसा लग रहा है, बोलो कुत्ते का पंजा है, तो कुत्ता किसके पीछे भागता है, बिल्ली के पीछे। ठीक है, लिखो फिर, है ना। तो अब आप लोगों को लिखना है सबसे पहले, चलो लिख के, आज तो मत लिखो, फिर आज पढ़ ही लो। हाँ, चावल की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, फिलीपींस को। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में, और अपना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में, और राजस्थान का बांसवाड़ा में। ठीक है, और फिलीपींस के पास में एक द्वीप पड़ा हमने, कौन सा, गुआम द्वीप। गुआम द्वीप के निकट प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा, मेरियाना गर्त, और विश्व का सबसे गहरा खंदक चैलेंजर खंदक अवस्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इससे नीचे हम बात करें बोर्नियो द्वीप की, तो बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप। अब ये प्रशांत महासागर में, तो ऐसा मत कह देना कि वो बड़ा तो लिखवाया बोर्नियो को, हो सकता है, लेकिन प्रशांत महासागर का तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पपुआ न्यू गिनी, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है। और इस बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है, 3 देशों का, मलेशिया, इंडोनेशिया, और तीसरा कौन सा है, ब्रुनई है। इसके बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व में काफी सारे द्वीपों पर बसा हुआ शहर है या देश है, और इसका राजधानी जो है वो कौन सी है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता। अब हमने बात की थी मलक्का द्वीप की। मलक्का द्वीप को क्या कहा जाता है, गरम मसालों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसे गरम मसालों का द्वीप कहते हैं। और भारत को क्या कहते हैं, मसालों का देश। मसालों का देश किसे कहते हैं, भारत को कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वास्को डिगामा आए थे, जितने भी लगभग यूरोपीय यात्री चले हैं बेटा, वो मसालों के लिए तो आए हैं भारत में, क्योंकि काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत गर्म प्रदेश है और यूरोप कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है। देखो जहां ठंडा प्रदेश है ना, वो लोग शारीरिक दृष्टि से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। समझ गए मेरे बात को। तो यूरोपियन वासी है ना बेटा, वो शारीरिक दृष्टि से क्या थे, मजबूत थे, और भारतीय मानसिक रूप से मजबूत थे। भी अपने वालों में तो दिमाग ज्यादा था और उनमें ताकत ज्यादा थी, तो उन्होंने ताकत के बल पर बाकी देशों को क्या बनाया, गुलाम बनाया, उपनिवेशिक बनाया, गुलाम बनाया। और उनमें दिमाग की क्या थी, कमी थी, और कमी के कारण वो लंबे समय तक कहीं भी राज नहीं कर सके। विश्व के 25% हिस्सा उनके कब्जे में था ना, तो बिना बुद्धि के वो सारे का सारा चला गया। समझ गए मेरे बात को। तो आपको याद रखना। अब दूसरा द्वीप कौन सा है, बाली द्वीप। और बाली द्वीप को क्या कहते हैं, हिंदुओं का द्वीप कहते हैं। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर G20 सम्मेलन की बैठक हुई थी, बाली द्वीप। और बाली द्वीप को क्या कहते हैं बेटा, हिंदुओं का द्वीप कहते हैं। इसके बाद में एक द्वीप हमने पढ़ा, जावा द्वीप। जावा द्वीप जो है बेटा, ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इसे मधुमक्खियों का छत्ता कहा जाता है। दूसरा द्वीप आता है सुमात्रा द्वीप, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, ग्रांड चैनल है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य कौन सी जल संधि आएगी, मलक्का जल संधि आएगी। बस ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में इंडोनेशिया से इधर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां एक देश आएगा जिसका नाम है श्रीलंका, और ये अपना यहां भारत आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये अपना देश हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें कि इसके प्राचीन जो नाम है श्रीलंका, प्राचीन नाम, एक तो आप राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ते होंगे जब मेवाड़ रियासत पढ़ते होंगे, इसे सिंहल द्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसे, श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि राणा जो रतन सिंह था, मेवाड़ के जो शासक हैं, उनकी जो रानी थी, रानी पद्मावती, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी ये, ठीक है। तो ये सिंहल द्वीप, श्रीलंका को क्या कहते हैं? सिंहल द्वीप। इसके अलावा इसको पूर्व का रतन भी कहते हैं, पूर्व का रतन भी कहते हैं, और हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं, हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। प्रशांत महासागर का अग्निवल्य किस देश को कहते हैं? प्रशांत महासागर का अग्निवल्य कल पढ़ाया, जापान को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी पढ़ा हम लोगों ने, और रिंग ऑफ फायर भी पढ़ी हम लोगों ने, आग की अंगूठी, ठीक है। और इसे स्वर्ग वाटिका भी कहते हैं, स्वर्ग वाटिका कहते हैं, ठीक है। राजधानी आपको पता ही है इसकी, कोलंबो या जयवर्धने, ठीक है, इसकी राजधानी श्रीलंका की। और विश्व में सबसे ज्यादा चाय निर्यात, विश्व में सबसे ज्यादा चाय निर्यात कौन सा देश करता है बेटा? श्रीलंका करता है। तो आपको पूछे जाए कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो आपको बताना है क्या है बेटा? चाय है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन है वो भारत करता है। दुनिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत। विश्व के कितने प्रतिशत? 30% चाय का उत्पादन भारत करता है, जिसमें से 23% तो खुद ही पी लेता है और 7% बेच देता है। एक्सपोर्ट कितनी करता है? मात्र 7% करता है। तो हम लोग विश्व के सबसे बड़े चाय के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। सबसे ज्यादा चाय पीने वाले देश भी भारत है और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भी भारत है। नहीं, जन्मभूमि है, चाय की जन्मभूमि। और दूसरी बात, हरी चाय के उत्पादन में श्रीलंका प्रथम स्थान पर है। ग्रीन टी, जिसको अपने हरी चाय कहते हैं, उसके उत्पादन में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। चीन का जो टियासिन पर्वत है वो चाय की जन्मभूमि है। कॉफी की जन्मभूमि इथोपिया है। इथोपिया अफ्रीका में पढ़ेंगे हम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, इन चारों देशों की चर्चा हम लोग करेंगे, तब आप लोग पढ़ेंगे। तो ये श्रीलंका जो है ना बेटा, ये 10% चाय का उत्पादन करता है और केवल कितने परसेंट पीता है बेटा? 1%। और एक्सपोर्ट कितनी कर देता है? 9%। तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा होगा? श्रीलंका। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत। सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला देश भारत। और चाय की जन्मभूमि कौन है बेटा? चीन है। और भारत में महिलाएं, किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है? ये भी मैंने जब आपको उद्योग पढ़ाए तो बताया होगा कि सबसे बड़ा संगठित उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन सर्वाधिक महिलाएं कौन से जो है कार्य में संलग्न है? तो आप लोगों को बताना है चाय पत्ती उद्योग, ठीक है। तो श्रीलंका की हम लोगों ने बात पढ़ी बेटा कि श्रीलंका जो है इसका प्राचीन नाम सिंहल द्वीप है। इसे पूर्व का रतन भी कहते हैं, हिंद महासागर का मोती कहते हैं, और क्या कहा जाता है? इसे स्वर्ग वाटिका कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक चाय क्या करता है? निर्यात करता है। अब भारत और श्रीलंका के बारे में बात करें हम लोग, भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर एक जल संधि आती है जिसे हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि कहा जाता है। अब इस पाक जल संधि के ऊपर बात करें तो यहां पर जो खाड़ी आती है, इस खाड़ी को कहते हैं हम पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इसके पास में इधर जो खाड़ी आती है उसे कहते हैं हम मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी। तो आपसे पूछा जाए, और इधर इसके बाद में कौन आ जाता है बेटा? अरब सागर आता है। अरे मैप तो क्लियर है ना सभी के? इधर कौन आ जाएगा? अरब सागर। और यहां कौन सी खाड़ी आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पहला प्रश्न तो यही है। पाक की खाड़ी किन दो खाड़ी या सागरों को जोड़ती है? तो आपको बताना है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी जल संधि
अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो आप लोगों को बताना है पाक जल संधि। ठीक है बेटा, ये अपना तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये यहां पर स्थान आता है तलाई मनार। कौन सा स्थान है? तलाई मनार। ये तलाई मनार तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो बट आपको बस पाक जल संधि के बारे में थोड़ा याद रखना है। तो इसके बाद में तो अपना भारत आ जाता है, तो भारत क्या तो अपने पूरे भूगोल ही पढ़नी है, लेकिन इससे ऊपर हम बात करेंगे किसकी? थाईलैंड की। हाँ, इंडोनेशिया, ये ठीक है, तो यहां आ जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट पेज पे बनाओ या इसी पे बना दे? जैसे यहां पर ये वाला देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है बेटा? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं बेटा। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है बेटा? थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक सफेद हाथियों की भूमि कहलाता है, और इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है बेटा इसका? सियाम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? सियाम इसका प्राचीन नाम है। इसके पास में यहां ये जो क्षेत्र है, ये किसका नाम है? वियतनाम। वियतनाम। और वियतनाम की बात करें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वियतनाम का और ये थाईलैंड का, ये वाला जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि कौन से देश पढ़ रहे हैं हम लोग? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग मेन अगर एक ही ऑप्शन में हो तो थाईलैंड कर देना, और युगम पूछा जाए तो थाईलैंड और वियतनाम कर देना। अब इसके ऊपर जो देश की चर्चा करेंगे तो ये आता है लाओस। बहुत ही छोटा सा देश है, और लाओस को कहते हैं हम लोग 10 लाख हाथियों की भूमि। 10 लाख हाथियों की भूमि। तो ये आपको याद रखना है कि सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहते हैं, जबकि 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? इसके बाद में आता है इधर कंबोडिया। अंकोरवाट महेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है बेटा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कंबोडिया की बहुत सारी बातें बताई है कि कंबोडिया जो देश है ये पूर्णतः हिंदू संस्कृति से परिपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, आपको गली गली में इसके रामायण के पाठ चलते हुए मिल जाएंगे, भगवान श्री राम के आपको स्टेचू मिल जाएंगे, मूर्तियां मिल जाएंगी जगह जगह पर, मतलब एकदम बहुत सारे आपको गली गली में मंदिर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंबोडिया वाला जो क्षेत्र है ये मंदिरों के लिए जाना जाता है। और इसके बाद में इधर जो अपने देश पढ़ना होता है इसको पढ़ते हैं अपने म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी बताइए बेटा। प्राचीन नाम इसका क्या है? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है बेटा। इसकी आपसे राजधानी पूछी जाए तो क्या बताओगे बेटा? नायपीताब। नायपीताब। और इसका ही प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन राजधानी कौन सी थी? यंगून। और कौन सी नदी के किनारे थी बेटा? रंगून नदी के किनारे थी। क्षेत्र का नाम क्या है? यंगून, लेकिन नदी कौन सी है? रंगून। आप लोगों ने 1857 रिवोल्ट पढ़ी होगी, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुगल दिल्ली का जो नेतृत्व करने वाले शासक थे बहादुर शाह जफर, ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इनको जफर कहा जाता था। बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हो आप। तो ये
बहादुर शाह जो है इनको बंदी बनाया गया था हुमायूं के किले से। दिल्ली में जो हुमायूं का किला है वहां से इनको बंदी बनाया गया था। और इसी रंगून में, ये जो रंगून नदी है इसके पास में एक जेल है। कौन सी जेल? रंगून जेल। इनकी पत्नी का नाम था जिन्नत। तो बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जिन्नत दोनों को ही कहां रखा गया था? म्यांमार की यंगून या रंगून नदी के किनारे अवस्थित रंगून जेल में रखा गया था। और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जब हुई थी इनकी 1862 में, 20 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु होती है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको, इनकी जो कब्र है उस पर आज भी लिखा हुआ है क्या? कि बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि उसे उसके मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अंतिम मुगल बादशाह कहते हैं हम किसको? बहादुर शाह जफर को। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी कौन सी है? नायपी ताब है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडों का देश कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। स्वर्णिम का मतलब होता है सोने का, पैगोडों का मतलब होता है स्तूप। जैसे आप लोगों ने बालू का स्तूप देखे होंगे, बौद्ध के स्तूप देखे होंगे, या जिनको हमने थोड़ा और परिवर्तित नाम दे तो पिरामिड बोल सकते हो आपने। स्तूप, महात्मा बुद्ध के स्तूप, या समाधि बोल देते हैं ना अपने, वैसे कब्र बोल दो या समाधि बोल दो, उस प्रकार से। तो आप लोगों को याद रखना है कि जिस देश में सोने के स्तूप पाए जाते हैं वो देश कौन सा है? म्यांमार है। और इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। ठीक है बेटा। सबसे पहले ज्यामिति की शुरुआत, ज्यामिति मतलब भूमिति, भूमि मापने की जो शुरुआत हुई थी, या गणित के सबसे पहले जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं वो मिस्र से मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा मिस्र के पिरामिड, नाम सुना है? मिस्र के पिरामिड। और ऐसा कहा जाता है कि वो जिस क्षेत्र में पिरामिड बनाए जाते थे ना, वो क्षेत्र काफी ह्यूमस से भरा हुआ क्षेत्र होता था। मिस्र आपको पता है कि बहुत ही गर्म प्रदेश है। गर्म प्रदेश के पास में अगर कोई समुद्री क्षेत्र लगता है तो आपको पता है वो क्षेत्र कैसा होगा? ह्यूमस से परिपूर्ण क्षेत्र होगा। और इस क्षेत्र में भी कहा जाइए, टाइम हो गया क्या क्लास का? इतने रहिए क्या? बाकी कल पढ़ा दें क्या इनको? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भी जिस देश में सोने के स्तूप है तो वो पिरामिड बेटा ऐसी जगह बनाए जाते थे जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस होती थी। अब आपको पता है कोई भी चीज को अगर गलना है, सड़ना है, तो वो ऐसे क्षेत्र में जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस क्षेत्र में जो है ना बेटा, कि भी कोई भी डेड बॉडियां होती थी वो सड़ती नहीं थी। हाँ, सूख जाती थी वैसी की वैसी, लेकिन उनमें बदबू वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो अब साइंस ऐसे मतलब जो है खोज कर रही है कि अगर दुनिया के सारे हॉस्पिटल किस आकृति में बना दिए जाएं? पिरामिड की आकृति में बना दिए जाए। किस आकृति में बना दिए? पिरामिड तो देखे ही होंगे। तो उस आकृति में अगर बना दिए जाएं तो जो ये कोई बीमारियां हैं ये पहले से ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब ऐसी साइंस की खोज जो है या ऐसे गणित की जो शुरुआत है वो सारे के सारे यहीं से तो मानी जाती है। भी जो जिसको अपने भूमि मापने का श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम है क्या? थेल्स। थेल्स को प्राकृतिक भूगोल का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। सबसे पहले भूमि मापने की जो इकाइयां हैं, स्टेडिया, नाम सुना होगा स्टेडिया, तो वो थेल्स की देन है। थेल्स एक अच्छा व्यापारी था और ये जब मिस्र गया बेटा, और मिस्र में इसने लोगों को जमीन को नापते हुए देखा, तो उनको देखकर ही इसके दिमाग में भूमि के नापने की विधि आई थी। मिस्र के पुरोहित ऐसा काम कर रहे थे, तब फिर इसने आके जो है ज्यामिति की 6 परमें दी थी बेटा इन्होंने, थेल्स जो व्यक्ति है इसके द्वारा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, तो फटाफट लिखें फिर। नहीं, इनकी 6 परमें अलग है। जैसे कि इनकी सबसे पहले परमें है कि एक व्यास जो है वो वृत्त को 2 गोलार्धों में बांट देता है, 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। 2 समानांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो सम्मुख के कोण बराबर होते हैं।
ठीक है, ऐसे करके इन्होंने 6 प्रमेय दी थी। तो सबसे पहले लिखे बेटा फिलीपींस, फिलीपींस। राजधानी लिख लो मनीला, फिलीपींस की राजधानी लिख लो बेटा मनीला। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में ही है। लिखो, राजधानी लिख दी क्या? फिलीपींस। तो लिख दो चावल की जन्मभूमि, मनीला फिलीपींस, मनीला राजधानी है उसकी, और चावल की जन्मभूमि कहते हैं। इसके अलावा लिखो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला फिलीपींस में है। लिख दो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। लिख लिया। इसके बाद में आप लोग और लिखें आगे इसके, फिलीपींस के गुआम द्वीप के निकट, फिलीपींस के गुआम द्वीप के निकट प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त, ये आपके 2018 में पूछा नहीं गया क्या? 2018 में पूछा गया आपसे ये, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, इनवाइटेड कोमा में लिख दो मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त अवस्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरे, इसकी गहराई, इसकी गहराई 11,022 या 11,033 लिख लो बेटा, 11,022 लिख लिया क्या? विश्व का सबसे गहरा, लिखो विश्व का, नोट लगा के लिख दो विश्व का सबसे गहरा खंडक। कई विद्वान जो है चेले इसको मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त कहते हैं, तो इसमें लिखना नोट लगा के चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, खंडक है। हाँ, विश्व का सबसे गहरा खंडक है, मतलब ये गर्त के अंदर गर्त है बेटा, ठीक है। हा? हा? लिख लो आगे। इसके बाद में हेडिंग लगाओ बेटा बोर्नियो द्वीप, इसके बाद में आपको लिखना है बोर्नियो द्वीप बेटा, ये रहा। लिखो बोर्नियो द्वीप लगा दिया। लिखो प्रशांत महासागर में अवस्थित, प्रशांत महासागर में अवस्थित एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आप नहीं लिख रहे बेटा, कल का बाकी है तो पेज छोड़ देते बेटा, फिर आज का और रह गया, जाके कर लोगे ना। तो क्या लिखा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर 3 देशों का अधिकार है, इस पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
इस पर 3 देशों का अधिकार है। लिख लो बेटा, ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। लिख दिया। अब इसके बाद में हेडिंग लगाओ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। राजधानी लिख दो बेटा इसकी जकार्ता। राजधानी लिख दो इसकी जकार्ता। लिख दिया बेटा जकार्ता। अब लिखो, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मनोज जी, राजकमल जी को बोला हुआ है वो राजस्थान ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक की पीडीएफ ले आओ आपके फ़ोन में और इन सभी को भेज दो। और कई बच्चे कह रहे थे बेटा कि कल के हमारे पास राजस्थान वाला फर्स्ट टॉपिक नहीं है, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ पहुंच जाएगी आप सभी के पास, ठीक है। क्योंकि वो किया नहीं है ना आपने अभी तक, तो वो पढ़ लेना बस एक बार। संडे को टेस्ट है और संडे को बेटा कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑप्शनल होगा, जैसे आपका पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से होगा, उसी हिसाब से प्रश्न आएंगे। पेपर में जितना रेशियो रहता है, इतने हिस्ट्री के, इतने पॉलिटी के, इतने इकोनॉमिक्स के, इतने मनोविज्ञान के, तो वही सेम टू सेम उसी हिसाब से बनाया जाएगा। ऑप्शनल होगा और जितना आपको करवाया उसमें से होगा, ठीक है। तो OMR भर देना आप लोग, वो उसी हिसाब से चेक कर देंगे आपको। तो सभी को आना है जितने एडमिशन है। मनोज जी, शनिवार को सभी को ये अलर्ट कर देना, और जो संडे को नहीं आया वो मंडे को भी मत आना फिर, समझ गए ना। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो संडे को पेपर देने नहीं आया वो मंडे को भी क्लास में मत आना, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे ही आने जाने का, पहली बात तो किराया खराब, दूसरी बात टाइम खराब, तीसरी बात इतनी गर्मी, तो इससे अच्छा है आने में, ठीक है। तो संडे को सारे मिलने चाहिए यहाँ, और हो सका तो आपको शनिवार को, कल है या परसों, ठीक है, तो परसों आपको रोल नंबर दे दिए जाएंगे बेटा आपको, ठीक है। फिर अच्छे से पूरी जिस प्रकार से विधि होती है पेपर की, आपको टेस्ट सीरीज का आई कार्ड बना देंगे। मनोज जी, टेस्ट सीरीज वाले आई कार्ड बना देना इनके, और इनको रोल नंबर दे देना, जितने आंकड़े में इनके नंबर आते हैं ना पेपर में भी 3 लाख, उस हिसाब से, तो इनको रोल नंबर दे देना नाम के आगे। फिर सीटें भी आपके रोल नंबर के हिसाब से लगाएंगे, तो आपको उसी चेयर पे बैठना जिस पे आपके रोल नंबर की पर्ची लगी हो, ओके। बहुत अच्छे से आपका टेस्ट होने वाला है, पहला ही टेस्ट है मेरे ख्याल से, है ना, इस बैच का पहला टेस्ट है। वो अच्छे से आना बेटा, और देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी पूरी करना। पहली बात तो हम ऐसा भी प्रयास करेंगे कि भी आप लोगों को अलग अलग बिठा दें, समझ गए। उसी हिसाब से 3 रूम में आपके वैसे रोल नंबर लगा दिए जाएंगे, तो आप लोग पहले, सबसे पहले रोल नंबर को ढूंढना अच्छे से भी आपका कौन से रूम में, तो उस हिसाब से आप लोग उसमें आ जाना, ठीक है। फिर अच्छे से OMR भरना, उसमें रोल नंबर कैसे भरते होते हैं, समय से पहले पहुंच जाना, ये जो सारी होती है ना बातें, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि अगर अब आपको 5-5 मिनट रोजाना लेट पेपर देते रहे ना, ये बेटा लग जाएगा मुंह में। तो अगर आपको जैसे कि 5 मिनट लेट पहुंचे, आपको टेस्ट दे दिया, तो वो आदत भी वैसे ही बन जाएगी, और वैसी आदत बन गई तो फिर आगे तो नहीं देंगे ना वो, क्या दे देंगे, अच्छा योगेश जी आप लेट हो गए तो आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो वो न्यूज़पेपर में फोटो आती है कितनी सारी, कोई बच्चे रो रहे होते हैं, कई राजी हो जाते हैं, हाँ हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, और कई हंसते हैं भी, ठीक है भी एक बहाना मिल गया, कौन सा कि भी मतलब लेट पहुंचा था। तो ऐसा नहीं करना है, आपको समय से पहले पहुंच जाना सभी को। ऐसा नहीं है कि भी आपको फिर, कई ऐसे होते हैं कि बाद में मंडे को आके कहते हैं कि जी कल तो मेरे को काम हो गया था और आज मेरे को टेस्ट दे दो, मैं घर पे जाके करके देख लूंगा, वापस से टेस्ट नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, नहीं मोबाइल तो जरूरी चीज है, वो तो ले आना
हाँ करवा दे, यहाँ मनोज जी को करवा देना ना जमा, मनोज जी यही रख लेना इनको टेबल पे। हाँ हाँ, और जो पहले पांच सबसे अच्छे फोन हो वो वापस नहीं देने हैं, ठीक है। चलो लिख लो बेटा आगे थोड़ा बहुत, या बहुत है इतना, आज ज्यादा हो गया ना, इतना कब पढ़ोगे, लेट हो जाओगे। तो बस बहुत, आज इतना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर अभी 2 दिन आपको कम ही करवा देते हैं। पहला टेस्ट है, सारे अच्छे, पहले में अच्छे नंबर आ गए ना तो फिर वो उसी प्रकार से लाइन चल पड़ेगी। पहले में अगर 200 में से अगर आपके नंबर आए 21, 19, तो फिर वो लाइन ऐसी हो जाएगी। बस करो मनोज जी, ठीक है। तो पहले